हम सभी को शायद यही लग रहा था कि रूस से जो हमने सस्ता तेल लिया, हाँ, भारी डिस्काउंट पर। बिल्कुल भारी डिस्काउंट पर, तो वो हमारी कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मतलब एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया था कि वैश्विक स्तर पर चाहे जो भी उथल पुथल मचे, हमने अपनी इकोनॉमी के चारों ओर एक परमानेंट शील्ड बना ली है। एक इल्यूजन कह सकते हैं इसे। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर वो मास्टर स्ट्रोक सच में सिर्फ एक इल्यूजन हो, एक बहुत ही गहरे टिक टिक करते टाइम बॉम्ब पर लगाया गया महज एक बैंडेड। सही बात है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर बहुत शानदार है, हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन पानी के लिए वो घर पूरी तरह से अपने पड़ोसी पर निर्भर है। हाँ, मतलब रोज सुबह पड़ोसी के नल से एक पाइप आता है। बिल्कुल, और उसी से इस घर की प्यास बुझती है। अब अगर उस पड़ोसी के घर में अचानक आग लग जाए तो आपका पेंट और शानदार फर्नीचर किसी काम का नहीं रहता। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। शुक्रिया। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन का रिसर्च है, और हमारा मिशन ये समझना है कि पश्चिम एशिया, विशेष रूप से इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भू राजनीतिक संघर्षों के बीच भारत का ऊर्जा संकट असल में कितना गहरा है। और सबसे जरूरी बात कि जब दुनिया भर के झटके हमारी चौखट तक पहुंच रहे हैं तो हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पड़ोसी के घर में आग लगने वाली बात मैंने कही, ये आज के हालात पर कैसे फिट बैठती है? देखिए, ये आज के मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रियलिटी को बहुत अच्छे से बयां करती है। हम जिस दौर में प्रवेश कर चुके हैं ना, वहाँ इजी हाइड्रोकार्बन्स का युग खत्म हो रहा है। इजी हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो समय जब कच्चा तेल आसानी से, बिना किसी बड़ी सप्लाई चेन रुकावट के और एक प्रिडिक्टेबल कीमत पर दुनिया भर में फ्लो करता था। जो अब नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। पश्चिम एशिया में जो तनाव हम देख रहे हैं वो कोई आम कूटनीतिक गतिरोध नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को हिला रहा है। और इसका असर तो बहुत गहरा होगा। हाँ, और जब इस तरह के स्ट्रक्चरल बदलाव आते हैं तो ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती, ये सीधे तौर पर इस बात को तय करती है कि आने वाले दशक में किसी देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। और अगर हम उस पड़ोसी के घर की आग के असल इम्पैक्ट को देखें तो हम अक्सर खुद को एक ऑयल आउटलायर मानकर चलते हैं। हाँ, कि हम पर असर नहीं होगा। एग्जैक्टली। एक ऐसा देश जो शायद इन झटकों से बच जाएगा। हाँ, लेकिन जो डेटा सामने आ रहा है वो एक बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर पेंट करता है। बिल्कुल। ब्रेंट क्रूड के दाम $65 के कंफर्ट जोन से निकलकर $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुके हैं। $100? ये तो बहुत बड़ा जंप है। और इतना ही नहीं, अब मार्केट में एक वास्तविक डर है कि अगर सप्लाई में बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ तो ये $140 तक शूट कर सकता है। बाप रे, $140! और जब हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं तो $140 का क्रूड प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता। बिल्कुल, वो एक इकोनॉमिक शॉकवेव बन जाता है। और उस शॉकवेव का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है उन सभी के लिए जो ये विश्लेषण सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सीधा हम सबसे जुड़ा है। देखिए, जब आप अपनी एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा बाहरी दुनिया से सोर्स करते हैं तो आप सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ग्लोबल वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन को सीधे अपने डोमेस्टिक मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हैं। मतलब महंगाई सीधा हमारे घर आ रही है। बिल्कुल। 100 या $140 के क्रूड का असर सिर्फ पेट्रोल पंप के मीटर तक सीमित नहीं रहता, इसका एक बहुत ही विजिबल और इमीडिएट कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है? जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं, फ्रेट कॉस्ट यानी माल ढुलाई का खर्च रातों रात जंप कर जाता है। नासिक से दिल्ली तक टमाटर लाने वाले ट्रक का खर्च बढ़ता है। फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और एफएमसीजी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन बजट हिल जाता है। ये इन्फ्लेशन सप्लाई चेन के हर नोड से होते हुए सीधा किराने के बिल तक पहुंचता है। और अब जो संघर्ष का स्वरूप है वो पिछले दशकों के ऑयल क्राइसिस से बहुत अलग है। बहुत अलग है। पहले ओपेक देश प्रोडक्शन कट करते थे या सैंक्शंस लगते थे। हाँ, लेकिन अब तो हम ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का फिजिकल डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। बिल्कुल। ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स सीधा रिफाइनरियों और पाइपलाइनों को हिट कर रहे हैं। और इससे भी बड़ा जो थ्रेट मंडरा रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड का रिस्क। हाँ, वो जल डमरू मध्य। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इस एक नैरो चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। अगर कल को ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाता है तो हम सिर्फ महंगी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एब्सोल्यूट सप्लाई पैरालिसिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना ग्लोबल शिपिंग के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो है। अगर वो ब्लॉक होता है तो सिर्फ तेल का फ्लो ही नहीं रुकता। और क्या रुकता है? जो शिप्स वहां से गुजरने की कोशिश करेंगे उनका इंश्योरेंस प्रीमियम इतना आसमान छू लेगा कि वो कार्गो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं रहेगा। मतलब शिपिंग कंपनियां रिस्क ही नहीं लेंगी। बिल्कुल, टैंकरों को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके केप ऑफ गुड होप से होते हुए आना पड़ेगा, जो सप्लाई टाइमलाइन में हफ्तों जोड़ देगा। हफ्तों की देरी, ये तो भयानक है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जिसे कोई भी देश अपने फॉरेन रिजर्व या पॉलिसी से रातों रात फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, यहीं पर मुझे लगता है कि हमें उस नैरेटिव को थोड़ा चैलेंज करने की जरूरत है जो पिछले कुछ सालों से बहुत डोमिनेंट है। कौन सा नैरेटिव? वही कि जब यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ तो हमने रूस के साथ लॉन्ग टर्म डील्स की और भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदा। क्या उस कूटनीतिक फैसले ने हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा कुशन नहीं दिया? हाँ, उसने दिया था। तो एक तरह से हमने उस ग्लोबल शॉक को बाईपास कर लिया था। क्या हम आज भी उसी स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते? देखिए, रूसी तेल ने यकीनन उस वक्त एक बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस को टाला। उसने हमारे इंपोर्ट बिल को एक बहुत बड़ा कुशन दिया, लेकिन उसे एक परमानेंट शील्ड मान लेना हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। वो सिर्फ एक टेम्पररी रिप्रीव था। मतलब सिर्फ एक अस्थायी मोहलत। एग्जैक्टली। आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और सैंक्शंस का दायरा बहुत फ्लूइड होता है। डिस्काउंट का मार्जिन ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से श्रिंक या एक्सपैंड होता है। मतलब वो डिस्काउंट हमेशा नहीं रहने वाला? बिल्कुल नहीं। आप एक युद्धग्रस्त क्षेत्र से आने वाले अपॉर्चुनिस्टिक डिस्काउंट के भरोसे इतनी बड़ी आबादी वाले देश की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगा सकते। सही बात है। जब मिडिल ईस्ट जैसे हमारे ट्रेडिशनल और ज्योग्राफिकली नजदीक वाले बेस में आग लगी हो तो रूसी तेल सिर्फ एक घाटे पर लगाए गए बैंडेड की तरह है। तो असली सवाल ये है कि अगर कल को सारी बाहरी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाएं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या रूस हो, तो हमारा अपना इंटरनल डिफेंस कितना मजबूत है? और यही सबसे चिंताजनक हिस्सा है। हाँ, क्योंकि जब हम उस इंटरनल डिफेंस यानी हमारी अपनी रणनीतिक तैयारियों को देखते हैं तो वहां कई गंभीर दरारें नजर आती हैं। बिल्कुल। अगर बाहरी बफर्स फेल हो जाते हैं तो देश के अंदर जो तस्वीर है वो बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं है। सबसे पहले एलपीजी यानी कुकिंग गैस की बात करते हैं। हम अक्सर पेट्रोल डीजल पर फोकस करते हैं, लेकिन एलपीजी डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। आज भी हमारी 65% एलपीजी जरूरतें इंपोर्ट के जरिए पूरी होती हैं, और वो भी मुख्य रूप से कतर और यूएई जैसे देशों से। बिल्कुल। ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। सोचिए, देश के करोड़ों घरों की रसोइयां और डेली सर्वाइवल सीधे तौर पर एक ऐसे रीजन की स्टेबिलिटी पर टिका है जो इस वक्त भारी उथल-पुथल से गुजर रहा है। अगर वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और एलएनजी शिप्स की मूवमेंट रुकती है तो इसका असर सीधा उन घरों पर पड़ेगा। इस डिपेंडेंसी को कम करना अब कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं बल्कि एक इमीडिएट नेसेसिटी बन गया है। तो इसका उपाय क्या है? डोमेस्टिक लेवल पर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के नेटवर्क को अग्रेसिव तरीके से बढ़ाना और इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकिंग को मेन स्ट्रीम करना ही इस वल्नरेबिलिटी को कम कर सकता है। अगर एलपीजी की स्थिति ये है तो चलिए एक और लेयर अंदर चलते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। हाँ, ये एक और बड़ा मुद्दा है। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो हमेशा बात होती है कि हमारे पास कितने दिनों का बैकअप है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मैंडेट या रिकमेंडेशन है वो कहता है कि किसी भी देश के पास कम से कम 90 दिनों का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। सही। लेकिन हमारे पास जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 75 दिनों की है। और जो डेटा सबसे ज्यादा डराने वाला है वो ये है कि ये रिजर्व्स भी सिर्फ 2/3 ही भरे हुए हैं, मतलब फुल भी नहीं है। एग्जैक्टली। और देखिए, रिजर्व्स का पूरा न भरा होना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व कोई हम आपके घर की पानी की टंकी नहीं है कि बस नल खोला और सप्लाई शुरू हो गई। हाँ, वो तो है। ये जमीन के काफी गहरे नमक के गुफाओं में या कहें अंडरग्राउंड कैवर्न्स में स्टोर किए जाते हैं, जैसे मैंगलुरु या पादूर में जो हमारे रिजर्व्स हैं। तो इन्हें निकालना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। जब कोई क्राइसिस हिट करता है तो इस क्रूड को बाहर निकालने, उसे रिफाइनरियों तक ट्रांसपोर्ट करने और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करने का एक पूरा कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक मैकेनिज्म होता है। बाप रे। अगर आपके रिजर्व्स पहले से ही सिर्फ 66% कैपेसिटी पर हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगह पर ब्लॉक होता है तो मार्केट में पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी। और वो पैनिक बाइंग रिजर्व को और जल्दी खाली कर देगी। हाँ, मार्केट का जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है वो उस रिजर्व को और भी तेजी से डिप्लीट कर देगा।
हमारे पास फैसले लेने या ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स ढूंढने के लिए जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बहुत छोटी होगी। ये तो ही फॉसिल फ्यूल्स की बात। हाँ। अब जब भी इस क्राइसिस का जिक्र होता है तो सबसे पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि अरे हम तो बहुत तेजी से रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ग्रीन एनर्जी की बात बहुत होती है। एक तरह से नॉन फॉसिल फ्यूल्स को हर दर्द की दवा की तरह पेश किया जाता है, लेकिन जो डेटा सामने है वो इस जादुई समाधान की एक बहुत ही अलग हकीकत दिखाता है। क्या हकीकत है वो? आज की तारीख में नॉन फॉसिल फ्यूल्स देश की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 50% हिस्सा बन चुके हैं। ये तो सुनने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। लगती तो है, लेकिन जब हम एक्चुअल पावर जनरेशन यानी असल में जो बिजली ग्रिड में आ रही है उसकी बात करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 22% है। सिर्फ 22%? हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं इसे एक एनालॉजी से समझाता हूँ। ये ऐसा है जैसे आपने अपने घर में एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पावर जनरेटर लगा लिया हो। ये आपकी 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई। लेकिन जब असल में ब्लैकआउट होता है तो वो जनरेटर सिर्फ एक छोटा सा बल्ब भी जला पाता है। अरे वाह, ये बहुत ही सही उदाहरण है। तो ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक्चुअल जनरेशन के बीच का भारी गैप है, ये हमारी सबसे बड़ी पहेली है। और उस एनालॉजी को अगर हम ग्रिड के लेवल पर अप्लाई करें तो वो गैप और भी क्लियर हो जाता है। ये गैप इसलिए नहीं है कि हमारे सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स खराब हैं। तो फिर वजह क्या है? ये बेस लोड पावर और इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम है। देखिए, सूरज दिन में चमकता है, हवा का फ्लो सीजनल होता है। हाँ, वो तो नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल और अर्बन डिमांड तो 24 घंटे की है ना। जब शाम को 7 बजे हर घर में लाइट और एसी ऑन होते हैं तब सोलर जनरेशन 0 हो चुका होता है। ओहो, बिल्कुल सही पॉइंट। उस पीक डिमांड को मीट करने के लिए हमें रिन्यूएबल्स के साथ एक बहुत बड़ा और रिलायबल ग्रिड स्टोरेज चाहिए। हमें यूटिलिटी स्केल की बैटरी तकनीक चाहिए जो दिन की एक्स्ट्रा पावर को स्टोर करके रात में सप्लाई कर सके, जो कि अभी हमारे पास उस स्केल पर नहीं है। एग्जैक्टली। जब टेम्पो बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम स्केल अप नहीं होता तब तक हम 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बावजूद अपनी बेस लोड डिमांड के लिए कोयले और गैस पर ही निर्भर रहेंगे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, बाहरी झटके इंटेंसिफाई हो रहे हैं, रिजर्व्स कम हैं, एलपीजी पर हम दूसरों के भरोसे हैं और रिन्यूएबल्स का एक्चुअल आउटपुट अभी भी डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है। हाँ, तस्वीर काफी गंभीर है। तो ये साफ है कि सिर्फ कोपिंग मैकेनिज्म से काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ शॉक एब्जॉर्ब करके सर्वाइव करने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें एक प्रोएक्टिव रणनीति की ओर मुड़ना होगा। बिल्कुल, हमें एक प्रोएक्टिव सर्वाइवल प्लेबुक चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च में कुछ बहुत ही दिलचस्प और थोड़े रैडिकल पॉलिसी शिफ्ट सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं, जहां ईवी ट्रांजिशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर है। हाँ, देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सीधे तौर पर हमारे क्रूड इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इसलिए ईवी ट्रांजिशन कोई लग्जरी या सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है। लेकिन सिर्फ गाड़ियां बेचना काफी नहीं है। असली गेम चेंजर है एक फार फ्लंग या कहें दूर दूर तक फैले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, क्योंकि लोगों को रेंज एंजाइटी होती है। बिल्कुल। जब तक हाईवेज और टियर 2 टियर 3 शहरों में एक रोबास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं होगा तब तक मास अडॉप्शन नहीं आएगा। सही कहा। और इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई करना होगा। जब हजारों डीजल बसें इलेक्ट्रिक फ्लीट से रिप्लेस होंगी तब जाकर हम रोजाना की ऑयल डिमांड में एक डेंट मार पाएंगे। ईवी वाली बात तो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है, बिल्कुल। लेकिन इस प्लेबुक में इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए जो एक टूल सजेस्ट किया गया है जी, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। कौन सा टूल? HR पॉलिसी या एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव लगता है। काम करने वालों के लिए ये एक सपना लगता है। बिल्कुल। लेकिन क्या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये सच में इतना पावरफुल टूल है कि ये एक देश की एनर्जी खपत को गिरा सके? क्या हम इसे सिर्फ कर्मचारियों की सुविधा के रूप में देख रहे हैं या ये सच में राष्ट्र की ऊर्जा खपत को गिराने का एक अचूक और गंभीर हथियार बन सकता है? एब्सोल्युटली बन सकता है। इसे हमें सिर्फ एम्प्लॉय वेलनेस के चश्मे से नहीं बल्कि डिमांड डिस्ट्रक्शन के इकोनॉमिक प्रिंसिपल से देखना होगा। डिमांड डिस्ट्रक्शन ये कैसे काम करता है? मोट वर्क पर शिफ्ट करते हैं तो आप सिर्फ सड़कों से ट्रैफिक कम नहीं कर रहे हैं। आप उन लाखों कारों, 2 व्हीलर्स और बसों द्वारा जलाए जाने वाले फ्यूल की डिमांड को परमानेंटली सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये कोई छोटी सेविंग नहीं है। जब क्रूड की कीमतें $100 क्रॉस करती हैं और आपका इंपोर्ट बिल आपकी करेंसी को कमजोर कर रहा होता है, तब इस तरह के डिमांड डिस्ट्रक्शन टूल्स सबसे तेज और सबसे इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि इसमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता।
एग्जैक्टली आपको कोई नया ब्रिज या ग्रिड नहीं बनाना है, सिर्फ बिहेवियर और वर्क पैटर्न्स को रिस्ट्रक्चर करना है और इसका सीधा असर आपके ऑयल इंपोर्ट बिल पर दिखता है। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव है, वर्किंग पैटर्न्स को एज ए नेशनल एनर्जी शील्ड यूज करना। हाँ, इसी तरह से अगर हम आवासीय क्षेत्र या रेजिडेंशियल सेक्टर को देखें तो वहां भी बिहेवियरल और इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट की बात है। शहरी इलाकों में पीएनजी का विस्तार और इलेक्ट्रिक कुकिंग को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग तभी इम्पैक्टफुल होगी जब ग्रिड में आने वाली वो बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही हो। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर हम कोयला जलाकर इंडक्शन स्टोव्स चला रहे हैं तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। सिस्टमैटिक शिफ्ट तभी काम करेगा जब पूरी चेन ग्रीन हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रिक कुकिंग कम से कम हमारी जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी को कम करती है। वो कैसे? अगर एलएनजी शिप्स मिडल ईस्ट से नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम हमारे पास अपनी जमीन पर कोयला या डोमेस्टिक गैस तो है जिससे हम ग्रिड को जिंदा रख सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इंपोर्ट पे निर्भरता खत्म हो जाती है। हाँ, ये इंपोर्टेड वल्नरेबिलिटी को डोमेस्टिक कंट्रोल से रिप्लेस करने का तरीका है और इसी के साथ हमें वॉर फुटिंग पर अपनी पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज को तुरंत एक्सपैंड करना होगा। मतलब 75 दिन से बढ़ाना होगा। बिल्कुल, 75 दिन से बढ़ाकर हमें इसे कम से कम 90 या 100 दिन की कैपेसिटी तक ले जाना होगा और सबसे जरूरी बात, उन्हें 100% भरा रखना होगा। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अब वेट एंड वॉच का समय खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस तरह दुनिया की कूटनीति और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं उसमें हमें सिर्फ डैमेज कंट्रोल वाली मानसिकता से बाहर आना होगा। हाँ, हमारी पूरी की पूरी पॉलिसी का नॉर्थ स्टार सिर्फ एक होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को जीरो की तरफ ले जाना। और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष है। हमें केवल स्थिति से निपटने या कोपिंग की मानसिकता से बाहर निकलकर ऊर्जा संरक्षण की एक सक्रिय रणनीति अपनानी होगी। जब तक हम परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन की भूमिका को पूरी तरह से कम नहीं करते और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ट्रांजिशन नहीं करते, तब तक हम दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के रहमो करम पर रहेंगे। और ये बात उन सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है जो हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट जियोपॉलिटिकल डिबेट नहीं है जो सिर्फ न्यूज चैनलों पर चलती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है या कोई ड्रोन किसी रिफाइनरी पर गिरता है तो उसका सीधा असर हर किसी के जीवन पर पड़ता है। हाँ, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। एग्जैक्टली। आयातित तेल के महंगे होने से महंगाई का जो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है वो बच्चों की स्कूल बस की फीस बढ़ा देता है, आपके घर बनने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा देता है और रोजमर्रा की यात्राओं से लेकर किराने के सामान को महंगा कर देता है। ये विषय हर एक व्यक्ति की जेब से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। जब तक हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस और मैनेज नहीं करते तब तक कोई भी एक्सटर्नल शील्ड हमें पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सही कहा आपने। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर विचार करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि युद्ध में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को भौतिक रूप से नष्ट किया जा रहा है। एक तरह से फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर ही युद्ध का प्राइमरी टारगेट बन गया है। हाँ, हम रोज न्यूज में देखते हैं। अब जरा फ्यूचर की कल्पना कीजिए। मान लीजिए अगले 20 सालों में हम इस हाइड्रोकार्बन के जाल से पूरी तरह निकल जाते हैं। दुनिया पूरी तरह से रिन्यूएबल ऊर्जा, सोलर ग्रिड्स और ईवी पर शिफ्ट हो जाती है। तो क्या ये एनर्जी वॉर खत्म हो जाएगा या फिर युद्ध का नया मैदान बड़े बड़े सोलर ग्रिड्स और बैटरी बनाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर कब्जा करना बन जाएगा? एब्सोल्युटली। क्या हम आज एक मिडल ईस्ट की ऑयल डिपेंडेंसी से निकलकर कल किसी और देश की लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खदानों की डिपेंडेंसी में तो नहीं फंसने वाले हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम सिर्फ एक कमजोरी को दूसरी कमजोरी से एक्सचेंज कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि एनर्जी सिक्योरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बैटल है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने जिस शानदार घर और पड़ोसी के पानी की बात की थी, उसका फाइनल टेक अवे यही है कि अगर आपको अपने घर की प्यास हमेशा के लिए बुझानी है तो कुआं अपनी ही जमीन पर खोदना पड़ेगा और उस कुएं की रक्षा भी खुद ही करनी होगी। बहुत सही कहा। इस थॉट के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सुनने वालों के लिए यही मैसेज है कि इस विषय पर अपनी खुद की खोज करें, चीजों को अलग नजरिए से देखते रहें और सवाल पूछते रहें। जुड़ने के लिए बहुत